हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये हमारे रहने वाले आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो मैं कई दिनों से इससे पीछे की सारी वीडियो ला चुका हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरी ड्रीम टू ड्यूटी और टारगेट विद संदीप कुमार, दोनों पर आप जाके देखेंगे। तो इससे पीछे का भी रिवीजन पूरा करना चुका हूँ। तो आज हमारा रहने वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रहने वाली है। तो सबसे पहली विशेषता रहने वाली कि ये न्याय संगत नहीं है, गैर न्याय संगत है। मतलब आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप न्यायालय को नहीं जा सकते। अब ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए? वो हमारे लिए गए आयरलैंड के संविधान से। और ये जो क्या करते हैं, ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो क्यों बनाए गए? क्योंकि ये हमारे राज्य को सकारात्मक दायित्व देते हैं कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। ये हमारे राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक दायित्व देते हैं कि राज्य को इस तरह से ये रूल्स होने चाहिए राज्य के अंदर, ताकि राज्य की ग्रोथ हो सके। और क्योंकि राज्य की ग्रोथ होगी तो हमारे देश की भी ग्रोथ होगी। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है, और कानूनों का आकलन करने के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करते हैं ये। अब जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने इन्हें नवीन विशेषताएं कहा था। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको याद रखना है। नवीन विशेषताएं, नोवल फीचर, तो ये हमारे बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित अनुदेशों के प्रपत्र से मिलती जुलती हैं। जो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से रिलेटेड हैं। अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के पास नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है ये। अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में अलग अलग लोगों ने टिप्पणी करी। तो संविधान की अंतरात्मा कहा इन्हें ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था केसी वेरे ने। बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार भुगतान योग चेक, ये केटी शाह ने कहा। राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक अवधारणाएं, ये हमारा बी एन राव ने कहा। टी कृष्णचारी ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भावनाओं का कूड़ेदान बताया। भावनाओं का कूड़ेदान, ये किसने कहा? टी कृष्णचारी ने। संविधान को जीवन देने वाले प्रावधान किसने कहा? एल एम सिंधवी ने। अब सीधे बात करते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच है ये। तो हम ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करेंगे बेकायदा, प्रॉपर, अच्छे से। तो आर्टिकल 36 आपको पता होगा कि जब भी पहला आर्टिकल होता है, मतलब किसी भी भाग का पहला आर्टिकल, उसके राज्य की परिभाषा देता है। तो यहाँ पर आर्टिकल जो 36 है पहला, नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो वो राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा वही है जो इससे पहले हम भाग 3 के पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, या हम और जगह भी, जितनी जगह हमने पहला आर्टिकल पढ़ा है, तो राज्य की परिभाषा वही है, इसमें बस ये बताया गया है। अब ये 37 कौन सा है? आर्टिकल 37, 37 सिंपली यही बताता है जो मैंने आपको इधर बताया था, कि ये जो है वो गैर न्याय संगत है, मतलब कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये हमारा बताता है आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 बताता है ये शासन के लिए मौलिक है और ये गैर न्याय संगत है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो मेन आपको यही रखना है, गैर न्याय संगत, बस। अब आर्टिकल 38 की बात करते हैं। ये जो राज्य है, वो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, कि मतलब राज्य होगा वो लोगों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं करेगा जिससे राज्य की ग्रोथ हो सके, लोगों को आसानी से सारी चीजें मुहैया कराई जा सके। जैसे 38 का एक क्या कहता है? राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना चाहिए। ये हमारा ऐड हुआ था 44वें संविधान संशोधन से। अब इन्हें याद कैसे रखना है आपको? तो यहाँ पर ऐसे याद रखना है, वेलफेयर। आर्टिकल 38 मतलब वेलफेयर। वेलफेयर मतलब लोगों के अच्छे के बारे में बात करना। तो ये हमारा वेलफेयर हो गया आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 39 क्या होगा? आर्टिकल 39 को आपको याद रखना है, एल डी सी गोज टू पी एच सी, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। आर्टिकल 39 के अंदर कुछ सिद्धांत दिए गए जो राज्य को फॉलो करने होते हैं। आर्टिकल 38 के अंदर दिया गया है कि राज्य को वेलफेयर कैसे बनाना है, राज्य को एक अच्छा कैसे करना है, उसमें जो न्याय सुनिश्चित करना है सभी के लिए, और असमानताओं को दूर करना है, ये बताता है हमारा आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 39 ए क्या कहता है?
तो ए कहता है एल, एल मतलब होता है लिवलीहुड, लिवलीहुड मतलब सभी के रहने के लिए पर्याप्त साधन व्यवस्थित करना। ये हमारा करता है आर्टिकल 39 का ए, जो कि है एल से। एलडीसी गोस टू पीएससी, आपको एलडीसी की फुल फॉर्म याद करनी है और पीएससी की याद करनी है। एलडीसी गोस टू पीएससी। अब एल फॉर हो गया लिवलीहुड, मतलब राज्य को सभी के रहने के लिए व्यवस्था करनी है। अब यहाँ पर मैंने बताया था पीछे एलडीसी गोज टू पीएचसी, ये आपको 6 चीजें याद रखनी है। अब एल फॉर हो गया लिवलीहुड, डी फॉर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामूहिक हित के लिए संसाधनों का उचित वितरण, जो संसाधन है उनका उचित वितरण होना चाहिए। सी फॉर हो गया कंसंट्रेशन, किसी एक के पास ही धन या उत्पादन का केंद्र नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी ही सिर्फ राज्य में अमीर बनता जा रहा है। उसके बाद पी से हो गया पे, इक्वल पे, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। एच से हो गया हमारा हेल्थ, श्रमिकों के लिए हेल्थ प्रोवाइड कराना। सी से हो गया चिल्ड्रन, जो 39 का सी, 39 सी यहाँ पर चिल्ड्रन से रिलेटेड है, जो कि हमारा 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उचित विकास के अवसर प्रदान करना बच्चों के लिए। अब 39 ए क्या रहता है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, समान न्याय देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना, मतलब राज्य सभी के लिए कानूनी सहायता को जो है वो निःशुल्क प्राप्त करवाएगा। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन, काफी इंपॉर्टेंट है। 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम और न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत, मतलब जो लेडीज वगैरह वर्क प्लेस होते हैं लेडीज के, तो उन पर उनके लिए जब वो प्रेग्नेंट वगैरह होती है तो उनके लिए काम से छुट्टी मिलनी चाहिए और उनको वेतन भी मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 42 कहता है हमारा। तो इस तरह से आपको इन दोनों को याद रखना है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? जीवन निर्वाह मजदूरी और उचित कार्य परिस्थितियां। 43 से क्या कहता है? श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, जितने भी काम है उनमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, ये कहता है हमारा आर्टिकल 43। और आर्टिकल 43 बी क्या कहता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर आप याद करेंगे, सबसे पहला आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 40, 41, 42 और यहाँ पर 43। अब यहाँ पर आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, आर्टिकल 38 जो है एक कोई वेलफेयर है, तो वेलफेयर में यहाँ पर एलडीसी गोज टू पीएससी, एक अधिकारी है जो हमारा फ्री लीगल एड देता है। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, फ्री लीगल एड देता है। ये वेलफेयर में अधिकारी है एलडीसी और पीएससी, तो ये फ्री लीगल एड देता है। और फ्री लीगल एड देने के बाद इसने पंचायतों को स्थापित कर दिया, आर्टिकल 40 से पंचायतों को स्थापित कर दिया। पंचायतों को स्थापित करने के बाद इन्होंने लोगों के लिए रोजगार दिया, राइट टू वर्क, जो यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार दिया 41 के अकॉर्डिंग, काम काम वगैरह जो होता है वो दिया। जब इसने पंचायत स्थापित कर दी, लोगों को काम कर दिया, काम दिया, उसके बाद यहाँ पर जो काम दे दिया, अब काम हो गया तो आदमी के पास क्या चाहिए उसे, कि जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ह्यूमन अकॉर्डिंग, ह्यूमन के अकॉर्डिंग, जैसे आराम से कंडीशंस होनी चाहिए। और यहाँ पर मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, जो मातृत्व राहत है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद उसने जो मजदूरी है वो एक पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए, आर्टिकल 43 कहता है जीवन निर्वाह मजदूरी, और जो जो वर्क प्लेस है वहाँ पर परिस्थितियाँ भी अच्छी होनी चाहिए, ये बताता है। और आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की भागीदारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रमिकों की भागीदारी, ये कहता है हमारा 43 ए। 43 बी क्या कहता है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है, 43 बी यहाँ पर ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं 4 4 एक जैसे हैं।
तो ये हमारे बता देते हैं समान नागरिक संहिता, जिसे बोलते हैं यूसीसी। आर्टिकल 45 क्या कहता है? अब यहाँ से भी इधर के लिए ट्रिक मैं बता देता हूँ, आप ऐसे याद करें, 0 से 6 साल के बच्चे हैं जो कि हमारे SC ST के हैं, इनको नशीली दवाओं आदि से रोकना है, नशीली दवाओं आदि से रोकना है, और इन्हें पशुपालन कराना है, कृषि और पशुपालन कराना था। अब कृषि और पशुपालन कराने के बाद इनके लिए पर्यावरण से रक्षा करनी है इनकी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा यूसीसी 44, सेम 45 क्या है, 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा, जो कि हमारी 46वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था 2002 में, ये आपको याद रखना है। 46 हो गया SC ST के जो लोग हैं उनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। आर्टिकल 47 हो गया, मादक पेय पदार्थ नशीली दवाओं के सेवन पर रोक लगानी है। आर्टिकल 48 हो गया, कृषि और पशुपालन करना है। 48 हो गया, पर्यावरण की रक्षा करनी है, जो कि हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। आर्टिकल 49 क्या हो गया, राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करनी है। राष्ट्रीय धरोहर होती हैं जो हमारी, जैसे कि लाल किला हो गया, और यहाँ पर बहुत सारी और ताजमहल हो गया, तो इन सब की रक्षा करनी है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, शांति की बात करता है। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं आप तो अंतर्राष्ट्रीय शांति मिल जाती है। 51 क्या कहता है, मध्यस्थता की बात करता है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो 3 भागों में डिवाइड है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे कर रखा है। पहले समाजवादी, दूसरे गांधीवादी, और तीसरे उदारवादी। समाजवादी कौन सी बात है, जो समाज के हित के बारे में बात करते हैं वो सामाजिक है। जो रोजगार और गांधी जी की विचारधारा से संबंधित है वो गांधीवादी है, और जो लिबरल थॉट से संबंधित है वो उदारवादी है। तो इन आर्टिकल को आप एक बार नज़र डाल लें, क्योंकि पूछता नहीं है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से क्या क्या जोड़ा गया था। तो सबसे पहले तो 39F जोड़ा गया था। F बच्चों के स्वास्थ्य विकास से रिलेटेड है। 39A जोड़ा गया, जो गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, फ्री लीगल एड, जो मैंने बताया था। 43A जोड़ा गया, जो श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाता है, जो कार्यस्थल है उन पर श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। 48A हो गया, वो पर्यावरण की बात करता है, पर्यावरण के का संरक्षण की बात करता है। 44वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 38, जो असमानता को कम करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 45 जोड़ा गया, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल की बात करता है। 57वें संविधान संशोधन से 43B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों की बात करता है। अब इसी के रिगार्डिंग कई केस हुए, वो भी आपको एक बार नज़र डाल लेनी है। सबसे पहला चंपकम दोराईराजन केस, जो 1951 में हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार हैं जो वो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभावी होगी, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये बोला था चंपकम दोराईराजन केस में। गोलकनाथ मामले में क्या बोला था, संसद मौलिक अधिकार को रद्द संशोधित नहीं कर सकती। जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको जो संसद है वो रद्द नहीं कर सकती। अब गोलकनाथ मामले में क्या परिणाम आए थे कि गोलकनाथ मामले में जवाब में संसद ने 24 संशोधन दिया था, 24वां संशोधन, जिसने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया था। तो इन्होंने अब मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। 25वां संविधान संशोधन से 31C जुड़ा गया, और अनुच्छेद 39B और 39C के तहत जो DPSP को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे किसी भी कानून को अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है ये गैर न्याय संगत है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। केशवनंदा भारती केस हुआ था 1973 में, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जो कि आर्टिकल हमारा कौन बताता है, 13, कि ऐसा कोई भी आर्टिकल जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर कोई आर्टिकल मौलिक अधिकारों का हनन करता है। 25वां संविधान संशोधन का दूसरा प्रावधान ये था कि जो कानून न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करता है असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, जो मैंने बताया। मिनर्वा मिल केस क्या था, 1980 में हुआ,
भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और राज्य के डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित। संविधान की मूल संरचना के तत्व क्या थे? शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्रीय एकता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता। तो इस तरह से ये कुछ हमारे जो थे वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जिन्हें डीपीएसपी बोलते हैं। तो आप ऐसी वीडियो के लिए जो पिछली वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही आराम से आपके लिए पूरा कंप्लीट मैं करके दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।